अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा 10th लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा के कोर्स का। लास्ट टाइम हमने आर एन के बारे में बात की थी, उसके सब स्पेसिस के बारे में और उन सब स्पेसिस के बारे के बेसिस के बारे में और डायमेंशन के बारे में। बेसिस हमारे बहुत सारे हो सकते हैं पर डायमेंशन एक ही होगा। हर बेसिस में आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स जो होंगे वो सेम होंगे और उसी को ही हमने डायमेंशन कहा था। अगर हमारे पास n बाई m का मैट्रिक्स है तो उसके साथ हमने 3 स्पेसिस एसोसिएट की थी। एक थी कॉलम स्पेस उसको लिखते थे कॉलम ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए, और ये था आपका सबसेट आर एन का, मतलब एन आपका नंबर ऑफ रोज थी। और दूसरी इनके साथ जो हमने सब स्पेस एसोसिएट की थी वो थी रो स्पेस ऑफ ए, और ये आपका सब स्पेस था आर एम का नंबर ऑफ कॉलम्स। और तीसरी थी आपके पास नल स्पेस ऑफ ए, ये आपका सब स्पेस है अगेन आर एम का। आज इनकी डायमेंशंस की बात करेंगे। हमारा जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है, नल स्पेस ऑफ ए, इसको कहते हैं नलिटी ऑफ ए। और डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस जो है ऑफ ए, उसको कहते हैं रैंक। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, रैंक ऑफ ए। और तीसरा डायमेंशन ऑफ आपके रो स्पेस ऑफ ए, इसको भी रैंक ही कहते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ रो स्पेस आपस में बराबर होते हैं। इसको अभी हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ नोट करें कि आपका जो रो स्पेस होता है किसी भी वेक्टर का, दैट इज़ इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ उस वेक्टर की ट्रांसपोज का, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अब इसकी जो रोज़ होंगी वो कॉलम हो जाएंगे और कॉलम जो है वो रोज़ हो जाएंगे। तो इसका कॉलम स्पेस जो है वो इसका रो स्पेस होगा, सही है। और हमारे पास होता है कि कॉलम स्पेस ऑफ ए का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ दिस थिंग इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ये चीज़ हम बाद में प्रूव करेंगे, इसको किसी और दिन के लिए रखते हैं। बहरहाल अगर ये चीज़ इसके बराबर है और इसका डायमेंशन इसके बराबर है तो इसका डायमेंशन भी इसके डायमेंशन के बराबर होगा, मतलब कॉलम स्पेस के डायमेंशन के। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस या डायमेंशन ऑफ रो स्पेस। अब इस मैट्रिक्स का हम किस तरीके से, मतलब नलिटी, मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस और रैंक किस तरीके से मालूम करेंगे, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ रो स्पेस किस तरीके से मालूम करेंगे, उसका एक प्रोसेस है, सिंपल है। हम एचलॉन फॉर्म फिर से यूज़ करेंगे और उसी को फॉलो करके हम जो है वो रैंक भी मालूम कर सकते हैं, मतलब डायमेंशन ऑफ कर्नल भी मालूम कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस भी मालूम कर सकते हैं और आपकी नलिटी भी। प्रोसेस फॉर फाइंडिंग बेसिस फॉर एसोसिएटेड मैट्रिक्स, जो आपके पास कॉलम वेक्टर्स, रो वेक्टर और नल स्पेस जो आपकी है उनकी बेसिस मालूम करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस लिखा है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो आप उसको एचलॉन फॉर्म में अगर चेंज किया है, उसका एचलॉन फॉर्म आपने एच से ज़ाहिर किया, तो फिर आपकी रो स्पेस का बेसिस जो होगा, बेसिस फॉर द रो स्पेस क्या होगा, नॉन जीरो रोज जो आपके एच में होंगी ना, जो आपने एचलॉन फॉर्म मालूम किया उसमें जो नॉन जीरो रोज होंगी, दोज आर योर वेक्टर्स इन द बेसिस ऑफ रो स्पेस। और कॉलम स्पेस के बेसिस के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास पिवट पोजीशंस होंगी एचलॉन फॉर्म में, उसके करस्पॉन्डिंग जो ए के आपके पास कॉलम्स होंगे, दोज आर द वेक्टर्स इन द बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस। ये हमने पहले भी देखा है कि अगर आपके पास सब स्पेस मिली हुई है तो उसका बेसिस मालूम करने के लिए आपने एचलॉन फॉर्म में चेंज करना होता है उसको, और जो आपका पिवट पोजीशन होती है उसके करस्पॉन्डिंग आपका ए जो वेक्टर्स होते हैं ए के, वही आपके बेसिस में हो। तो यहाँ पे भी कॉलम स्पेस जो हैगी आपकी वो किससे जनरेट होगी, वो जो पिवट पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ए के कॉलम वेक्टर्स होंगे ना, वही आपके पास उनकी बेसिस के एलिमेंट्स होंगे। और तीसरा नल स्पेस कैसे मालूम करेंगे, आप ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, मतलब आप एचलॉन फॉर्म में चेंज करें और उसके बाद इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखें और बैक सब्स्टिट्यूशन करके आप जो है, जो यूजुअल मेथड होता है हमारा सॉल्यूशन मालूम करने का, और फ्री वेरिएबल उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं और कितने फ्री वेरिएबल्स आएंगे ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अब ये एग्जांपल देखें, इसमें आपको कह रहे हैं कि रैंक मालूम करें, बेसिस मालूम करें किसके, रो, कॉलम और नल स्पेस के, तीनों के बेसिस मालूम करना है। हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो ये है, ये आपका 4/5 का मैट्रिक्स है। तो पहले इसको हम एचलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। इसको मतलब यहाँ पे 0 0 बनाने के लिए हमने R3 में से 3 R1 किया और R4 में से 2 R1 किया, तो यहाँ पे ये बचा। और उसके बाद मज़ीद हमने R3 में R2 ऐड किया, तो आपके पास ये वाली 0 हो गई रो, और इसको करने से आपके पास ये आ गई। अब इन दोनों रोज़ को इंटरचेंज किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई, और इसको मज़ीद यहाँ पे आसान करने के लिए मैंने -1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया।
तो ये आपके पास एचेलॉन फॉर्म आ गया अभी एश। अब सबसे पहले रो स्पेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपके पास 3 रोज़ बची हैं। ये आपने कैसे मालूम की? इन रोज़ को आपने रो ऑपरेशन करके यहाँ पे ये आपके पास एक रो जो है वो 0 0 आ गई। 0 0 आने का मतलब ये है कि आपके रोज़ के बीच में आपने एक लीनियरली डिपेंडेंसी का रिलेशन मालूम कर लिया है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपके पास ये 3 रोज़ जो है वो 0 आ गई थी। वो कैसे आई है? तो पहले हमने क्या किया, ये वाला 3 ऑपरेशन यहाँ पे किया, तो आपके पास कौन सी रो आई? हमारे पास ये रो आ गई। सही, इसको अगर हम R3 प्राइम कह रहे हैं, स्टार कह रहे हैं, मतलब ये ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास ये आई, तो इसका मतलब ये हुआ आप अगर इस मैट्रिक्स पे ये वाली ऑपरेशन करें R3 माइनस 3R1 तो आपके पास क्या आ रहा है? R3 स्टार। अब R3 पे आपने दूसरी ऑपरेशन चली, यहाँ पे R3 स्टार जो थी, ये वाली रो जो जिसको हमने R3 स्टार कहा है, उस पर आपने दूसरी रो जो है उसमें ऐड कर दी, ये R2 उसमें ऐड कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर R3 स्टार में आपने R2 जो है वो ऐड की है, तो जवाब क्या है? आपके पास 0 रो आ गई, मतलब आपके पास 0 रो आ गई। अब R3 स्टार जो है वो इसके बराबर है, तो आपके पास हो गया R3 माइनस 3R1 और प्लस R2 इज इक्वल टू 0 रो। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द रोज़। ये आपके पास लीनियरली डिपेंडेंस की रिलेशन है रोज़ के बीच में। यहाँ पे देखिए आप जो रो ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें जो इसके इन रोज़ के साथ जो आपकी स्पेस जनरेट हो रही है, उसमें रो ऑपरेशन में आपने एक उनके बीच में आपने एक रिलेशन, लीनियर रिलेशन, अब यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 3 1 है, इन तीनों रो को आपस में ऐड करें तो 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो 4 आपके पास रोज़ हैं ये वाली, इनके बीच में ये रिलेशन है। लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं थे क्योंकि उनके पास रिलेशन था। अब इस रिलेशन को निकाल के हमने देखा कि आपके पास जो रोज़ बची वो ये बचे हैं, दीज आर द रोज़। अभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आप इनके बीच में और कोई भी रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते। सही, तो आपके पास जो भी 0 रो आ रही है, इसका मतलब यह है कि पिछले वाली जो रोज़ हैं उनके बीच में एक आपके पास ज़रूर एक किस्म की लीनियर कॉम्बिनेशन है जो 0 के बराबर आ रही है। अगर आपके पास कोई भी 0 रो नहीं आती तो इसका मतलब ये था कि इनके बीच में कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं थी जो 0 के बराबर आए, मतलब नॉन ट्रिवियल। अब जो आपके पास 0 आई है तो बाकी जो बची हुई है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे हम वेक्टर्स निकाल रहे थे उनके बीच में रिलेशन था, तो एक वेक्टर निकाल रहे थे, तो यहाँ पे भी हमने वो R3 जैसे कि निकाल दिया, बाकी जो बचा वो आपके पास आपकी जो रो स्पेस है उसको जनरेट कर रहे हैं। तो दीज आर द रिमेनिंग वेक्टर्स, मतलब रो वेक्टर्स कह लें इसको, जो बचते हैं जो इनकी रो स्पेस को जनरेट करेंगे। सही, तो आपकी जो रो ऑपरेशंस हैं वो रो स्पेस को चेंज नहीं कर रही। उसके लिए हमारे पास बेसिस जो आ गई वो ये 3 रो आ गई। तो बेसिस फॉर रो स्पेस जो है वो कौन से होंगे आपके पास? वो ये वेक्टर होगा आपके पास 1, 3, 0, -1, -2 दिस वेक्टर, एंड दूसरा 0, 1, -2, 1, 0, और तीसरा वेक्टर जो है वो 0, 0, 1, -1, -4। ये जो 3 आपके पास रोज़ हैं, दीज आर द बेसिस एलिमेंट्स ऑफ बेसिस फॉर रो स्पेस। ये रो स्पेस की बेसिस है। तो ये जो रोज़ हैं, जो एचेलॉन फॉर्म में रोज़ हैं, वो आपकी जनरेट करेंगे उसी रो स्पेस को जिसको ये चारों आपकी जनरेट कर रही थी। पर यहाँ पे एक किस्म की आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन थी, तो एक रो आपने निकाल दी, तो बाकी जो बची ये अभी लीनियर इंडिपेंडेंट है, और ये जो सेट है वो आपकी रो स्पेस को जनरेट कर रहा है। यहाँ दैट इज़ द बेसिस फॉर रो स्पेस। दे आर लीनियर इंडिपेंडेंट एंड दे जनरेट ईच एंड एवरी एलिमेंट इन दिस स्पेस दैट इज़ जनरेटेड बाय दिस 4। अब ये वाले जो है वो भी आप किसी न किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में इन तीनों के लिख सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इसका डायमेंशन जो है वो 3 है। और अगर अभी कॉलम स्पेस की बात करें, अगर कॉलम स्पेस ऑफ ए की, तो कॉलम स्पेस में कौन कौन से आपके पास वेक्टर्स होंगे जो आपके बेसिस में होंगे, तो वो आप यहाँ पे देखते हैं पिवट पोजीशन पे कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये पिवट में है, ये पिवट में। तो पहला वेक्टर जो होगा यहाँ पे, पहला वेक्टर आपका कॉलम वेक्टर, दैट वुड बी इन कॉलम स्पेस, और दूसरी पिवट पोजीशन दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा वाला भी आपका कॉलम वेक्टर जो है वो आपके कॉलम स्पेस में होगा, और तीसरी पिवट पोजीशन पे ये है, तो तीसरा वाला भी आपके कॉलम स्पेस की बेसिस में होगा। तो कॉलम स्पेस की जो बेसिस बनेंगे उसमें ये 3 वेक्टर्स होंगे। ये आपके पास बेसिस है किसके? कॉलम स्पेस के बेसिस है, और इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 3 है। रो स्पेस के भी 3 है, इसके भी 3 है। हमने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे, मतलब डायमेंशन ऑफ द
कॉलम स्पेस ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस ऑफ ए दोनों सेम होंगे। अब बात बचती है बाकी नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। उसके लिए हम जो है अब ये वाली जो है सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास एश है और आपके पास कितने यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे। एक्स किसके बराबर होगा, एक्स होगा आपका ये वेक्टर x1, x2, x3, x4 एंड x5। जितने आपके पास कॉलम होंगे उतने वेक्टर्स होंगे, वेक्टर में कंपोनेंट होंगे। अब ये इक्वेशन अगर हम पढ़ाएंगे तो पहले यहाँ पे देखिए इसकी जो पहली रो है उसके हिसाब से आपका x1 प्लस यहाँ पे 3x2 और यहाँ पे 0 है मतलब x3 नहीं है इसमें, और यहाँ पे है -1x4 और प्लस 2x5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम एचलॉन फॉर्म। और दूसरे पे देखिए आपके पास है x1 जो है वो उसका कोफिशिएंट 0 है, x2 -2x3 प्लस x4 और x5 का कोफिशिएंट 0 है, दिस इज इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन से आपको पता चलेगा पहले दो 0 हैं मतलब x3 -x4 -4x5 इज इक्वल 0। दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसमें से आपने नल स्पेस मालूम करनी है। आपके पिवट पोजीशन में से करस्पॉन्डिंग जो आपके पास वेरिएबल्स हैं या अननोन्स हैं उनको एक साइड पे रखें, बाकी दूसरों को दूसरी साइड पे लेके जाएं। तो ये इक्वेशन जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे पास x2 है, ये x2 आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये x3 है, ये x3 आप यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें x3 और x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास जो x1 आया, यहाँ पे x3 था उसकी जगह पे हमने x3 का वैल्यू रखा, और सॉरी x2 था, x2 का वैल्यू रखा यहाँ से, और उस तरीके से मतलब x3 का और x2 का वैल्यू वापस पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई, ये वाली। अब यहाँ पे फिर से देखें, यहाँ पे आपके पास x3 है और तो x3 की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास x1 जो है वो अभी इस साइड पे आ गया। तो मतलब ये आपके पास पिवट पोजीशंस वाले जो करस्पॉन्डिंग आपके पास वेरिएबल थे वो एक साइड पे आ गए, बाकी दूसरे वाले दूसरी साइड पे आ गए। तो अभी इस साइड पे जो भी वेरिएबल होंगे हम उनके लिए फ्री वेरिएबल्स चूज़ करेंगे। x4 जो है फॉर एग्जांपल अगर हम इसके बराबर रखते हैं s के, और x5 जो है वो t के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से हमारा x1 जो है सही है। तो आपका जो x वेक्टर मिला आपके पास वो मतलब x1, x2, x3, x4, x5 हमने लिखा था, तो इसके करस्पॉन्डिंग किसके बराबर आया, ये x1 जो है आपका ये हो गया -2s -26t, और x2 जो है वो s -8t, और x3 जो है वो s +4t, और x4 जो है वो s है, और x5 जो है वो t के बराबर है। तो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। अब इस x को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अलग अलग करके s वाले -2s इसमें है, यहाँ पे s है, यहाँ पे भी s है, और यहाँ पे भी s है, और यहाँ पे s नहीं है तो यहाँ पे 0 प्लस आपको इस बाकी t वाले -26t और -8t, यहाँ पे +4t, यहाँ पे t नहीं है तो 0, और यहाँ पे t है, सही है, क्योंकि अब इनको ऐड करेंगे तो वापस आपके पास ये जवाब आएगा। अब इस फैक्टर में सारे के सारे एसेस हैं उसको कॉमन निकालेंगे तो बाकी बचेगा आपके पास -2 1 1 1 0 प्लस जहाँ से t कॉमन निकाला तो आपके पास बचा -26 -8 4 0 1। तो इसका जो नल स्पेस हुआ, नल स्पेस ऑफ A वो किससे स्पेन होगा, स्पेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मतलब कौन कौन से, एक -2 1 1 1 0 कामा -26 -8 4 0 1, इनसे स्पेन हो रहा है ये आपका नल स्पेस। और कितने हैं इसमें एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, मतलब नल स्पेस का जो डायमेंशन है वो 2 है, या दूसरे लफ्ज़ों में नलिटी इज़ 2। तो नलिटी का डायमेंशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके पास इस एचलॉन फॉर्म में वो वाले कॉलम्स जिसमें आपके पास पिवट पोजीशन नहीं है, मतलब ये 2 हैं ना, इनमें आपके पास पिवट पोजीशन नहीं है। ये कॉलम जो है ये पिवट पोजीशन वाला कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है ये भी पिवट पोजीशन वाला है, ये वाला कॉलम भी पिवट पोजीशन वाला कॉलम है। बाकी ये जो 2 कॉलम है इनके पास देयर इज़ नो पिवट, नो पिवट। ये जो कॉलम्स होंगे, जितने ये कॉलम्स होंगे उतने आपके पास फ्री वेरिएबल्स होंगे और उतना ही डायमेंशन आपका नल स्पेस का होगा। तो आपने देखा कि आपका जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक
प्लस नलिटी ऑफ ए बराबर किसकी थी, बराबर आई 5 के। दिस वाज 3 एंड दिस वाज 2। दिस इज जनरली ट्रू। आपका कोई भी अगर मैट्रिक्स हो तो फॉर एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास m है और नंबर ऑफ रोज जो है वो n है, फॉर एनी सच मैट्रिक्स दिस इज ट्रू। रैंक ऑफ a प्लस नलिटी ऑफ a, इसको इस तरीके से लिखें, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस इज रैंक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको इस तरीके से कह सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स हो तो उसमें से आप कह सकते हैं कि उसकी रैंक और उसकी नलिटी को ऐड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स है और उसमें m नंबर ऑफ कॉलम्स है तो रैंक वाले वो कॉलम है जिसमें आपके पिवट पोजीशन आ रहे थे और नलिटी वाले वो कॉलम्स थे जिसमें आपके पास पिवट पोजीशन नहीं आ रहे। तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके टोटल कॉलम्स के बराबर हो जाएंगे। दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन सेज। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन जो है वो 5/8 है और उसकी रैंक जो है वो आपका रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी नलिटी क्या होगी, मतलब इसके नल स्पेस का डायमेंशन कितना होगा, तो ये इक्वेशन आपको बता देगी। यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि भाई दिस इज 8 एंड दिस इज 3, 3 माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल 5। जो नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो 5 होगी। नल स्पेस की डायमेंशन 5 होने का मतलब ये है कि आपके पास जो फ्री वेरिएबल होंगे वो भी 5 होंगे और आपके पास जो कॉलम्स होंगे जिसमें पिवट पोजीशन नहीं है, विथ नो पिवट पोजीशन, वो भी आपके पास 5 होंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है और उसकी जो डायमेंशन है वो 7/4 है तो मैं आपसे पूछूं कि क्या इसकी रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स 5 हो सकती है। हालांकि इसमें 7 आपके पास रोज है तो इसकी रैंक 5 हो सकती है। ये आपको रैंक इक्वेशन बता रही है कि इसकी रैंक 5 नहीं हो सकती क्योंकि रैंक प्लस नलिटी बराबर आपके 4 के होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 4 है। तो दिस इज़ 5, सो दिस कैन नॉट बी 5। इसकी रैंक जो है वो 5 नहीं हो सकती। इसकी रैंक एट मोस्ट 4 हो सकती है। उस केस में नलिटी जो है वो 0 होगी, मतलब इसका जो नल स्पेस होगा दैट इज़ जस्ट 0 वेक्टर या 0 स्पेस जिसको कहते हैं। इसकी रैंक 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, बाकी 5 नहीं हो सकती। मतलब समहाउ यहाँ पे 7 जो है आपके पास, अगर रोज़ जो है वो एचलॉन फॉर्म में जाएंगे तो वो एट मोस्ट आपके पास 4 ही बचेंगे या उनसे कम बच सकती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में पिवट पोजीशंस जो होंगी वो एट मोस्ट 4 होंगी या उससे कम होंगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। चलिए ये मैंने रैंक इक्वेशन लिखी है। दिस इज रैंक ऑफ ए एंड नलिटी ऑफ ए एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स ए। देखिए रैंक ऑफ ए जो है वो हमेशा नंबर ऑफ रोज से लेस देन और इक्वल होता है। यहाँ से देखिए रैंक ऑफ ए जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं m माइनस एन ए। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि रैंक ऑफ ए जो है वो हमेशा आपके नंबर ऑफ कॉलम्स से भी लेस देन होगा या इक्वल होगा, क्योंकि रैंक आप किसी में कोई चीज़ माइनस करेंगे तो फिर रैंक आ रही है। तो या तो ये इसके बराबर होगा जब ये चीज़ 0 के बराबर होगी, और अगर 0 के बराबर नहीं होगी तो कोई नंबर होगा वो उसमें से माइनस करेंगे तो आगे आएगा। तो ये आपको बता रहा है कि दिस इज़ आल्सो ट्रू। अगर आपका नलिटी ऑफ ए 0 के बराबर आती है तो दिस इज़ ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ आर ए जो है मतलब रैंक ऑफ ए वो आपका m के बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स के। सो दिस इज़ ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ ax is equal to 0 has ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये चीज़ ये इम्प्लाई करेगी और ये चीज़ ये भी इम्प्लाई करेगी। अब जो भी इम्प्लीकेशंस आएंगी वो सारी बिकॉज ऑफ दिस आप कह सकते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ ax इज इक्वल टू b, इफ़ कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट होगा, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये इम्प्लाई ये कर रहा है और ये इम्प्लाई ये कर रहा है, तो ये आपका अल्टीमेटली इसके इम्प्लीकेशन से निकला। तो अगर आपके पास नलिटी ऑफ ए 0 के बराबर है तो ये सारी की सारी चीज़ें ट्रू हैं। और इफ़ एंड ओनली इफ कॉलम वेक्टर्स
vectors of A are independent। सही है, अगर आपका नल स्पेस सिर्फ ज़ीरो स्पेस है, मतलब उसका डायमेंशन ज़ीरो है, तो ये चीज़ भी आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इफ एंड ओनली इफ a column space of A is equal to Rn, ये मतलब आपकी जो स्पेस है R पावर n नंबर ऑफ रोज, ये इसके बराबर होगी। या दूसरे लफ्ज़ में ये कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं कॉलम वेक्टर्स ऑफ A दे जनरेट Rn, मतलब हर एक एलिमेंट Rn का एज ए यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ A लिखा जा सकता है। ये इम्प्लीकेशन आपकी यहाँ से निकली। अब अगर नलिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, इफ़ एंड ओनली इफ, यहाँ पे देखें रैंक इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या रैंक आप कह सकते हैं लेस देन एम, रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन एम। अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगी ऑफ कोर्स, तो ये आपकी एम के बराबर नहीं होगी, दिस विल बी लेस देन, क्योंकि आप उसमें से माइनस करेंगे, तो दिस इज़ लेस देन एम। अब ये लेस देन एम है, तो इफ़ एंड ओनली इफ दिस एक्स इज इक्वल ज़ीरो हैज़ इन्फिनिट सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स आपके ये जो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये सारे के सारे जो होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे, देयर विल बी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हमेशा आपके पास इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये सेट अगर उसकी डायमेंशन जीरो के बराबर नहीं है तो दिस इज इन्फिनिट, बिकॉज आप इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी अगर एक भी वेक्टर होगा तो इसके स्पेस में, नल स्पेस में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और ये हमेशा इन्फिनिट होंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन्फिनिट हमेशा इन्फिनिट होंगे, या तो यूनिक होगा या इन्फिनिट होंगे, 2, 3, 4, 5 फाइनाइट नहीं होंगे। अब यहाँ से इफ एंड ओनली इफ Ax इज इक्वल टू बी इफ कंसिस्टेंट, मतलब इसके जो आगमेंटेड मैट्रिक्स और ए की जो रैंक होगी अगर बराबर होगी, तब हैज़ इन्फिनिट सॉल्यूशन। और इसका जो सॉल्यूशन होगा कोई भी, उसको इसके तरीके से लिख सकते हैं पी एच, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, और ये क्या होगा, ये आपके नल स्पेस का, नल स्पेस ऑफ ए का कोई वेक्टर होगा। तो कोई भी सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आप इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे, अगर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो तो। इस केस में भी देखें आपका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वहाँ पे भी आपके पास, क्योंकि नल स्पेस में है ही सिर्फ ज़ीरो, तो आप वो जो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे वो होगा सिर्फ पर्टिकुलर फाइनाइट प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि आपके नल स्पेस में सिर्फ ज़ीरो वेक्टर ही है। अब दिस इज इफ एंड ओनली इफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए आर डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होंगे, तभी तो आपके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे, रैंक आपकी लेस देन एम होगी। इफ एंड ओनली इफ देयर आर एम माइनस रैंक ऑफ ए, मतलब नलिटी ऑफ ए, फ्री वेरिएबल्स इन सॉल्यूशन। दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ देयर आर a pivots columns and m minus r a pivot free column vectors in echelon form of A। तो ये भी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब आपके जो अगर डायमेंशन जीरो के बराबर नहीं है तो ये सारी चीज़ें ट्रू हैं यहाँ तक। अब अगर ये देखें कि नंबर ऑफ रोज जो है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स से कम है, इसके बाद क्या होगा, आपकी रैंक की जो इक्वेशन है प्लस एन ए दिस इज इक्वल टू एम। अब यहाँ पे एम की जगह पे अगर मैं एन रखूँ तो दिस एम इज़ ग्रेटर देन, सो दिस इज़ ग्रेटर देन, मतलब एन ए प्लस एन, सॉरी आर ए प्लस एन ए is greater than n, सही है, क्योंकि m is greater than n, so this is greater than n। तो यहाँ से आपके नलिटी ऑफ a जो है वो हमेशा greater than n माइनस रैंक ऑफ a होगी, और आपको पता है रैंक ऑफ a is always less than or equal to m, सॉरी n, रैंक नंबर्स ऑफ रोज। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि नलिटी जो है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस थिंग, ये जो है वो आपकी एटलीस्ट जीरो हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, और ये हमेशा जीरो से भी ज़्यादा होगा। तो ये आपका यहाँ से पता चल रहा है कि नलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो।
दिस इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगी तो इसका मतलब है कि देयर विल बी इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, देयर विल बी फ्री वेरिएबल्स, मतलब सारी की सारी कंडीशंस वो वाली ट्रू हैं जहाँ पे आपका नलिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो पिछले पेज में हमने लिखी। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स से कम है तो आपकी नलिटी हमेशा ज़ीरो के बराबर नहीं आएगी, और आपके पास जो सॉल्यूशंस होंगे इक्वेशन के जिसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए होगा वो हमेशा इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इफ़ कंसिस्ट ऑफ कोर्स नॉन होमोजेनियस भी आपके पास इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर हम ज़ीरो वेक्टर ले रहे हैं, ज़ीरो वेक्टर मतलब से जिसकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो है, ऑफ कोर्स जो हमारी रैंक इक्वेशन है, अब ये सारे के सारे ज़ीरो वेक्टर है तो रैंक ऑफ ज़ीरो वेक्टर जो है वो ज़ीरो ही होगी हमेशा, कोई भी नॉन ज़ीरो रो नहीं है उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज एन, मतलब नलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू एम। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब यह है कि नल स्पेस ऑफ ज़ीरो मैट्रिक्स इज आर एम। ये बहुत सारी चीज़ें आप रैंक इक्वेशन से कंक्लूड कर सकते हैं, और ज़्यादा भी। ये देखें, इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, अगर ये मैट्रिक्स है हमारा, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके बराबर है, तो ये चीज़ें ट्रू है आपके पास। ये आपकी रैंक इक्वेशन ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड आल्सो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एन। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस एन ए नलिटी ऑफ ए माइनस नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे n माइनस एन, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज मतलब नंबर ऑफ, ये यहाँ पे कॉलम स्पेस हो गई उसकी, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि हमने रैंक जो है वो क्या डिफाइन की थी, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस और रो स्पेस। तो यहाँ पे ये समझें कि अगर उसका कॉलम स्पेस है तो ये उसकी रो स्पेस है, दोनों बराबर हो सकते हैं। तो ये बराबर तो हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास बचा एन ए इज इक्वल टू एन ए ट्रांसपोज। तो अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नलिटी ऑफ ए और नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो बराबर हो जाएगी, बट दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर द नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास एन क्रॉस एम मैट्रिक्स होगा तो फिर ये चीज़ ट्रू नहीं है, उसमें आपका नंबर नलिटी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज। ये सब और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने रैंक इक्वेशन से निकाली हैं, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए शो किया कि आप देखें कि ये जो इक्वेशन है वो कितनी सारी रिजल्ट्स हमें पाई जाती है। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे।